ये तू नहीं तेरा इश्तिहार बोलता है, ये तू नहीं तेरा इश्तिहार बोलता है। कुछ और तो, कुछ और बात तो जैसे उसे आती ही नहीं, कुछ और बात तो जैसे उसे आती ही नहीं, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं साथियों बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज आपके सामने हम एक मंडल आयोग, साथियों जिसे हमारे OBC भाई समझ नहीं पा रहे। भारत की राजनीति में हम एक झूठ और जुमला अक्सर साथियों सुनते आए हैं, मंडल बनाम कमंडल। मंडल और कमंडल की राजनीति क्या है, इसका संघर्ष क्या है, हमारे OBC भाइयों को ये बड़े विचारने और चिंतन करने का विषय है साथियों। हमारे कुछ भाई तो OBC भाई तो समाज में बुद्धिजीवी हैं, वो समझते होंगे, कुछ की समझ अभी नहीं आता। तो इसलिए साथियों आज इस मुद्दे पर हम अपनी वीडियो लेकर आए और हमारे सभी OBC भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और साथियों अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। 1990 में VP सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने की घोषणा संसद के अंदर की। 1990 में 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो SC ST के आरक्षण की व्यवस्था उसमें मौलिक अधिकारों के रूप में की थी। संविधान में SC ST के आरक्षण की तो सुविधा मौलिक अधिकारों के रूप में कर दी। आबादी के अनुपात में, यानी जितनी जनसंख्या जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसकी प्रतिनिधि देश के अंदर, देश के सभी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, जमीन में, पैसे में, जो भी संस्थान है भारत के अंदर, जो भी संवैधानिक संस्थान भारत के अंदर है, उसमें सबका आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व। और OBC समाज के लिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर गए हैं कि कुछ जातियां अदर बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा OBC वर्ग है, जिनकी अच्छी तरह पहचान नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है साथियों उन लोगों की। 60 से 65% उस टाइम जब जनसंख्या हुई थी तो 1931 में, उस समय तो समाज कम था, मगर आज इतनी बड़ी जनसंख्या है इनकी कि सभी जातियों को उसमें गिन पाना बहुत कठिन कार्य था उस समय, जब संविधान साथियों में, जब बाबा साहब संविधान में अधिकार दे रहे थे। उनकी पहचान भी नहीं थी, क्योंकि ये वर्ग भारी संख्या में है। उनके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, उस आयोग की सिफारिशों पर उन्हें विशेष सुविधाओं को दिया जाएगा। मतलब बाबा साहब ने एक आयोग बनाने के लिए, आयोग के गठन के लिए, सिफारिशों के लिए संविधान में लिखा। OBC जो आज कहते हैं हमारे OBC भाई कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, ये उन लोगों के लिए, मैं खास तौर उन लोगों के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो उनके लिए काका कालेलकर आयोग का गठन नेहरू सरकार, जो उस समय वर्तमान सरकार थी, उसने किया। काका कालेलकर आयोग ने OBC समाज के लिए रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट तो काका कालेलकर ने रिपोर्ट तो पेश कर दी, मगर कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में साथियों डाल दिया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में इसी काम के लिए एक आयोग फिर गठित हुआ। VP मंडल जी जो थे, उनकी अध्यक्षता में फिर एक आयोग गठित हुआ साथियों, कि अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करके, जितने भी पिछड़ा वर्ग है उनकी पहचान करके रिपोर्ट दे, जो मंडल आयोग के नाम पर जाना जाएगा।
इसे इस आयोग को मंडल आयोग भी कहते हैं साथियों, क्योंकि ये वीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था। उन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी। 1980 में साथियों उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, मगर 1980 में इसे फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार गिर गई। ये आयोग के बनते जनता पार्टी की सरकार गिर गई साथियों, और कांग्रेस की सरकार फिर बन गई। कांग्रेस ने 10 सालों तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया और लटकाए रखा। 1979 में जनता दल की सरकार बनी। 1979 में जनता दल की सरकार बनी, जिसमें जनता पार्टी का समर्थन था, और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने। और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उस समय तीन चार बड़े नेता जो सरकार में शामिल थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, शरद यादव जी थे, लालू यादव जी थे, रामविलास पासवान जी थे। इन्होंने मंडल आयोग के लिए आवाज़ उठाई साथी। और बाहर सड़क पर मान्यवर काशीराम जी थे, उन्होंने, और उस समय तक बीएसपी बन चुकी थी और DS4 भी बन चुकी थी। DS4 का जो संगठन था वो भी बन चुका था साथियों। तो उन्होंने बड़े जोरों शोरों से मंडल आयोग के लिए, ओबीसी लोगों की हक अधिकारों के लिए साथियों बड़े जोरों शोरों से आवाज़ उठाई। बीएसपी का गठन भी उस समय हो ही गया था। सभी बहुजनों ने इसकी आवाज़ बेबाकी से उठाई साथियों। या तो मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये नारा साथियों तभी से चला हुआ है। इन सभी आवाज़ों के कारण वीपी सिंह जी स्वयं भी एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, बहुत सुलझे हुए संवैधानिक ढंग से चलने वाले व्यक्ति थे। तो वीपी सिंह ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की। इस मंडल आयोग के विरोध में ही भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई। उससे पहले ये मुद्दा राजनीति में साथियों बिल्कुल गरमाया हुआ नहीं था। यानी जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की वीपी सिंह जी ने, इसकी घोषणा की, तो राम मंदिर का मुद्दा साथियों बड़ा गरमा दिया इन लोगों ने। ये खासतौर पर पिछड़े वर्ग ओबीसी को गंभीरता से सोचने विचारने की जरूरत है। कांग्रेस पिछड़ी जातियों का आरक्षण देने के विरोध में कांग्रेस देना नहीं चाहती थी, और ओबीसी वर्ग के अधिकारों को देने में समर्थन, ये पहले बिल्कुल समर्थन में नहीं थे। कांग्रेस बिल्कुल समर्थन में नहीं थी कि हम ओबीसी समाज को, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, उसी के ऊपर तो पॉलिटिक्स होती है पूरी, उतने बड़े समाज को हम अधिकार दें। इससे हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए साथी। आज कांग्रेस के राहुल गांधी संविधान और जातिगत जनगणना को और SC ST का प्रतिनिधित्व देने के लिए पूरे जोरों शोरों से साथियों लगे हुए। आगे हम बहुजनों को इस हालत का जिम्मेदार साथियों है कौन? आज हम बहुजन जो इस हालत में है, इसका असली हकदार, इसका कसूरवार कौन है साथियों? जबकि 1950 में संविधान लागू हो गया था, जब से सबको अपनी आबादी के अनुसार से आरक्षण मिल जाना चाहिए था, सबको अधिकार मिल जाने चाहिए थे, मगर नहीं साथियों। इनके कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, सब पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, केवल पॉलिटिक्स SC ST OBC के ऊपर। आज तो हमारा समाज बड़ा समझदार हो गया, तो आज शिक्षित जब हो गया हमारा समाज, आज अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो ये साथी बौखलाने लगे। तो ये इसी कारण से मेरे को आज ये वीडियो मंडल आयोग के लिए, अपने ओबीसी भाइयों के लिए बनानी पड़ी है, क्योंकि पहले तो हम शिक्षित नहीं थे, हम समझ नहीं पाए। मगर आज सरकारों को लोकतंत्र में क्या दायित्व था, सरकारों को दायित्व क्या था लोकतंत्र में, क्योंकि जनता ही तो वोट दे के बनाती है उनको। तो हम क्यों ना कांग्रेस को दोषी माने इसके लिए साथियों? भाई इसका असली दोस्तों कांग्रेस को ही देंगे ना, क्योंकि कांग्रेस इतने 60-65 सालों से कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो
कांग्रेस से भी दलित पिछड़ों से नफरत में 2 कदम और आगे निकल गई साथियों। बीजेपी तो कतई SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ है। बीजेपी सीधा विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों की पॉलिटिक्स तो हम ही लोगों के ऊपर करते हैं, वोट तो हम ही से लेते हैं ये लोग। वो सीधा तो हमारा विरोध भी नहीं कर सकती है, क्योंकि OBC समाज का वोट बैंक जो है 65 से 70% तक है। इतने बड़े समाज को नाराज कैसे कर सकते हैं? तो ये मंडल के विरोध में कमंडल लेकर आए साथी, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा लेकर चल दी है, जिसके जो अध्यक्ष यानी सर्वे सर्वा थे वो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो उसके सर्वे सर्वा थे, जो अध्यक्ष थे उसके। जब VP सिंह जी ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिश से घोषणा की, जब VP सिंह जी ने संसद के अंदर इसकी घोषणा की कि मंडल आयोग की, तो सदन में उमा भारती जी, साक्षी महाराज जैसे OBC नेताओं के चेहरे पर जो खुशी खिल के आई, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग के नेता थे, वो साथियों देखने लायक थी। मगर बीजेपी के नेताओं को ये मंडल आयोग तनिक भी नहीं भाया साथियों। बीजेपी के जितने भी नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उन लोगों को ये तनिक भी, एक आंख भी नहीं सुहाया, क्योंकि हम RSS की नीतियां और उसके चाल चरित्र को बखूबी पहचानने लगे थे। तो इनकी कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि ये तो हमारी पार्टी के लोग इस आयोग के समर्थन में, ये तो भाई हमारी पार्टी के लोग, क्योंकि ये सब के सब जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, उमा भारती जी है, साक्षी महाराज जी है और भी थे, वो सब इनके मंडल आयोग के समर्थन में आ गए। भाई सब जब पिछड़े वर्ग के नेता है तो उसके समर्थन में तो आना ही पड़ेगा उन्हें। अगर हम इसका विरोध करेंगे, अगर बीजेपी इसका विरोध करती है तो हमारी पार्टी टूट जाएगी। तो इसके षड्यंत्र में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा साथी कि इसे धर्म की ओर क्यों ना मोड़ दिया जाए, इसे राम मंदिर की ओर मोड़ देते हैं, इसे राम मंदिर का आंदोलन बना देते हैं। मतलब मंडल बना कमंडल। तो ये जो मंडल आयोग का जो OBC समाज के लिए जो मंडल आयोग बना साथी उस समय, उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं वो कमंडल यानी राम मंदिर की यात्रा लेकर चल दिए। ये हमारे OBC समाज के हक अधिकारों पर सबसे बड़ा आघात था, सबसे बड़ा घातक हमला था साथी। और मुस्लिमों के खिलाफ OBC समाज को खड़ा कर देते, राम मंदिर का आंदोलन कर देते और मुस्लिम समाज के खिलाफ इसे खड़ा कर देते इनको। ये योजना RSS और बीजेपी ने बनाई साथी। हमने देखा जो अयोध्या का आंदोलन था, उसमें सर्वे सर्वा और आगे सभी पिछड़े वर्ग के नेता ही थे। उमा भारती जी थी, साक्षी महाराज जी थे, विनय कटियार जी थे, कल्याण जी थे, रितंबरा थी और पिछड़े वर्ग के और भी नेता थे साथियों, जिन पर बीजेपी ने पूरा गेम खेला। बीजेपी और RSS ने पूरा गेम खेला। इनका असली मकसद कोई राम मंदिर या धार्मिक यात्रा नहीं था साथियों। इनका मकसद जो OBC समाज को अपने हक अधिकारों को समझ पाता, उसे अपने हक अधिकारों से दूर करके धर्म की ओर धकेलना था। मंडल आयोग को फेल करके एक धर्म का उन्माद भरकर OBC समाज को एक धर्म के खिलाफ भड़काकर दूसरी तरफ मोड़ना था साथियों। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें आज लेके आए हैं और साथियों ये बड़े विचारने की और हमारे सारे OBC समाज को ये समझने की जरूरत है साथियों। पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकार ना मिले, उसके लिए एक माहौल तैयार करना था। हमारे पिछड़े वर्ग को जो है उसके हक अधिकार ये देने के तो उसमें थे नहीं, इसके लिए एक माहौल खड़ा करना था साथियों। केवल इस उद्देश्य से रथ यात्रा और राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया गया था।
और उसमें ये सफल भी हुए साथियों। उस समय पिछड़ों के नेता उमा भारती, विनय कटियार एक सफल नेता थे। पिछड़े वर्ग के ये एक सफल नेता थे। नेता कहे जाते थे और भी नेता बहुत से थे, पर मेन राम मंदिर आंदोलन के जो सर्वे सर्वा थे आगे, वो ये पिछड़े वर्ग के नेता थे। उमा भारती जी थी, साक्षी महाराज जी थे, विनय कटियार थे। इनका भाषण सुनने के लिए साथियों, उस समय इनका भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, जिससे ये पूरा मनुवाद जो था, मनुवादी समाज के जो ये नेता थे, सब घबराए हुए रहते थे साथियों। इसलिए इनको अपने साथ जोड़ कर रखते थे। और जैसे ही बाबरी मस्जिद को साथियों तोड़ा गया, जैसे ही बाबरी मस्जिद को साथियों तोड़ा गया, इनकी राजनीति का फिर से उदय हुआ साथियों। तभी से बीजेपी की राजनीति का उदय होना साथियों शुरू हुआ। जैसे ही राम मंदिर पर वो बाबरी मस्जिद को तोड़ा, सबसे पहले लात, इस आंदोलन के बाद सबसे पहले लात साथियों ओबीसी नेताओं को पड़ी। आज उन्हें आज कोई दिखाई देता है आपको? विनय कटियार जी आज पता लगते हैं? उमा भारती जी कहीं दिखाई देती हैं? उनकी राजनीति बिल्कुल साथियों समाप्त कर दी। विनय कटियार जी का तो आज कोई नाम भी नहीं जानता। और कल्याण सिंह जी को तो इन्होंने इतना अपमानित किया साथियों, इतना अपमानित किया कि उनको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी। और जो पिछड़े वर्ग के इन नेताओं ने इनके भड़कावे में आकर जो नफरती और सांप्रदायिक माहौल बनाया था, जो समाज का ध्रुवीकरण करके, तुष्टीकरण करके समाज का, जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई तो लाभ किसे मिला साथियों? बीजेपी सरकार तो आ गई राम मंदिर के बाद, वो ये बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद, इतने बड़े आंदोलन को करने के बाद बीजेपी सरकार तो सत्ता में आ गई। सबसे बड़ा लाभ साथियों किसको मिला? इनको तो लाभ नहीं मिला, उमा भारती को लाभ नहीं मिला, विनय कटियार जी को लाभ नहीं मिला, कल्याण सिंह जी को कोई वो नहीं हुआ। जब तो इनमें एक थे कलराज मिश्रा जी, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह, इन लोगों को सबसे बड़ा साथियों इस आंदोलन का लाभ हुआ। आज देखिए आप राजनाथ सिंह को, जब से राजनाथ सिंह जी की राजनीति जो है ऊपर की ओर बड़े नेता कहलाने लगे साथियों बीजेपी के। योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ नहीं मिला साथियों, जो उन्हें केवल मूर्ख बनाया गया, उन्हें ठगा गया, उनसे धोखाधड़ी की गई, उन्हें मूर्ख बनाकर उनके अधिकारों को, उनके चक्कर में उनके पूरे समाज के अधिकारों को साथियों लूट लिया गया। उन्होंने पिछड़े वर्ग के उस नेता को भी अपमानित किया गया जिनमें बाबरी मस्जिद गिरवाई थी। उन नेताओं को भी बदनाम किया जिनमें बाबरी मस्जिद गिरवाई थी। वो थे कल्याण सिंह, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की सजा भी सुनाई थी इसके लिए साथियों। कल्याण सिंह जी राम मंदिर आंदोलन में जो साथियों गोलियां चली थी, राम मंदिर आंदोलन में बहुत गोलियां चली, उसमें काफ़ी मुलायम सिंह जी को बहुत बदनाम किया गया, क्योंकि मीडिया इनकी, सब कुछ इनका। तो ये एक षड्यंत्र था साथियों, जो हमारा ओबीसी समाज उसको समझ नहीं पाया और अपने हक अधिकारों की छोड़कर वो राम मंदिर की बनाने की तरफ को चल दिया। और जो गोली चलाने का आदेश था साथियों, वो भी मुलायम सिंह जी ने नहीं दिया था, कल्याण सिंह जी ने नहीं दिया था, उनका नहीं, एक नृपेंद्र मिश्रा जी थे, जो मुलायम सिंह जी की उत्तर उनकी सरकार में जो थे, वो प्रधान महासचिव थे। ये उनका ऑर्डर था। मुलायम सिंह जिन्होंने आदेश दिया था
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि आप कोई भी बल प्रयोग कर सकते हैं, मगर बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और अगर नुकसान को बचाने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़े तो करें। तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने, उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के वो प्रधान महासचिव थे, उन्होंने खुद का, उनका मीडिया के अंदर आप जाके देखेंगे तो उनका खुद का बयान दिया हुआ है कि जब कार सेवकों की भीड़, साथियों, जब कार सेवकों की भीड़ बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी, इधर से भी भीड़ उधर से भी भीड़, चारों तरफ से साथियों इतने कार सेवक आरएसएस लेकर वहाँ पहुँच गई थी। और इस रथ यात्रा के जरिए में टोटल ओबीसी समाज, सारा ओबीसी समाज था साथियों, तरफ बढ़ रही थी। तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने कंट्रोल रूम, जो उस समय प्रधान महासचिव थे मुख्यमंत्री सरकार में, उन्होंने लगातार वहीं से रिपोर्टिंग ले रहे थे वो, क्योंकि प्रधान महासचिव थे। अब इतने कार सेवकों को रोक पाना साथियों बड़ा मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए, सरकार के लिए रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने गुम्मत पर भी चढ़ गए थे साथियों कार सेवक। तो उनको ये निर्देश देना पड़ा, एसएसपी डीएम से कहा कि अब हमें, जब एसएसपी भी और डीएम भी बोल रहे हैं कि भाई अब तो सरकार हमें कोई आदेश दे, इनको कैसे रोका जाए। तो साथियों नृपेंद्र मिश्रा जी ने ही गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके लिए मीडिया ने कल्याण सिंह जी को बहुत बदनाम किया, बहुत अपमानित किया साथियों। आज भी वो अपमानित का वो सरकार से उनको इस्तीफा वो देना पड़ा, उनकी पूरी पॉलिटिक्स खत्म कर दी साथियों। और गोली चलाने का आदेश इसलिए दिया साथियों कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं, फिर भी तो मस्जिद टूट गई, फिर भी उसकी गुम्मत टूट गई। गोली चलाने के बाद भी उसकी मस्जिद तो टूट गई, जो गुम्मत थी वो गुम्मत तो साथियों टूट गई। मगर क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी ओबीसी समाज से नहीं आते थे, वो स्वर्ण समाज से आते थे, इसलिए इसका ठीकड़ा फोड़ा गया कल्याण सिंह जी पर। और टीवी मीडिया, आकाशवाणी, उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं साथी, टीवी मीडिया और आकाशवाणी के ऊपर पूरा का पूरा माहौल बना दिया गया कि ये कल्याण सिंह जी ने ये गोली चलाने का आदेश दिया। और बहुत उनका बदनामी हुई थी, बहुत बुरी तरह से वो उनको बदनाम किया गया था। जो राम मंदिर और पिछड़े वर्ग के नेता थे, उन्हें देश की जनता के सामने एक मुजरिम बना दिया। कल्याण सिंह जी को देश की जनता के आगे एक मुलजिम बना दिया। इसलिए राम के नाम पर बीजेपी और आरएसएस ने जो ठगी की, जो ओबीसी के हक अधिकारों की ठगी की, ये साथियों हमारे ओबीसी समाज को, इतना शिक्षित समाज था नहीं उस समय, तो हमारा समाज समझ नहीं पाया साथियों। आज हमारा समाज शिक्षित समाज है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि समाज आज भी हमारा धर्म को ही ढोला है साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक इस वीडियो से कुछ आपको ज्ञान मिला, तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। यह आपका साथियों अपना चैनल है, और ओबीसी समाज से, एससी एसटी ओबीसी समाज की जो भी न्यूज़ें हैं,